कैसे हैं आप लोग? हाँ, आज आप पढ़ेंगे संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद की शक्तियाँ और कार्य। देखिए, भारत में व्यवस्थापिका को काफ़ी शक्तियाँ प्रदान की गई है। शासन के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। व्यवस्थापिका की शक्तियों को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। सबसे पहले है विधायी कार्य, इसको हम कह सकते हैं कानून निर्माण। भारत में व्यवस्थापिका संघ सूची और संवर्धी सूची के सभी विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण कर सकती है। संसद में कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके 3 स्तर होते हैं। एक है विधेयक एक सदन में। मैं अभी आपको विधेयक के बारे में जानकारी दूंगा, पहले आप ये देख लीजिए। विधेयक एक सदन में, फिर विधेयक दूसरे सदन में, और थर्ड है विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। देखिए, विधेयक संसद में प्रस्तावित कानून का जो ढांचा होता है, यानी जो आप कानून बनाना चाह रहे हैं, उस प्रस्तावित कानून के ढांचे को विधेयक के नाम से जाना जाता है। विधेयक साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, यानी 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। हम बात कर रहे हैं साधारण विधेयक के बारे में। विधेयक का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रस्तावित कानून, यानी जो आप कानून बनाने वाले हैं उसका ढांचा। अभी कानून बना नहीं है, प्रस्तावित है। बनेगा कैसे, वो प्रक्रिया हम समझ रहे हैं। देखिए, विधेयक संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। सदन कोई सा भी हो सकता है। कल आपने पढ़ा था, इससे पहले वाले टॉपिक में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पेश किया जा सकता है। सामान्यतः ज़्यादातर विधेयक लोकसभा में ही पेश होते हैं। मान लेते हैं एक सदन वो लोकसभा ही है, तो पहली जो प्रक्रिया है कानून निर्माण की, विधेयक एक सदन में पेश किया जाता है। उस सदन में विधेयक पर 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। आप यूँ समझ सकते हैं कि 3 वाचन होंगे। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। सदन में प्रस्तुत होने के बाद प्रथम वाचन। प्रथम वाचन का मतलब है सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। जिस तरीके से विधेयक को आप बनाना चाहते हैं, क्या प्रावधान है, उसके बारे में सामान्य सी जानकारी जो विधेयक प्रस्तुत करता है वो सदन को देता है। ये प्रथम वाचन कहलाता है, यानी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद द्वितीय वाचन की प्रक्रिया होती है। कानून निर्माण की ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के प्रबुद्ध सदस्य होते हैं कुछ। उस विधेयक पर प्रवर समिति में बारीकी से विचार विमर्श किया जाता है। एक-एक विषय पर मतदान किया जाता है, सहमति ली जाती है।
इसके बाद तृतीय वाचन, विधेयक को पुनः पूरे सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उस पर सभी सदस्यों के बीच वाद विवाद होता है, फिर उस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में मतदान कराया जाता है। अगर सदन बहुमत से उस विधेयक को पारित कर देता है, स्वीकार कर लेता है, तो वो उस सदन में वो विधेयक पारित मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रक्रिया आपकी लोकसभा में हुई है, लोकसभा में ये तीनों वाचन हो गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। विधेयक लोकसभा से पास हो गया, फिर ये विधेयक जाएगा राज्यसभा में। यानी दूसरे सदन में। अगर पहले राज्यसभा में ये कार्रवाई हुई तो लोकसभा में, अगर लोकसभा में हुई तो राज्यसभा में। साधारण विधेयक किसी भी तरीके से हो सकते हैं। हमने मान लिया था कि पहला लोकसभा में वो सारी तीनों वाचन हुए थे, उसके बाद में विधेयक राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी उसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, यानी दूसरे सदन में भी उसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा जो प्रथम सदन में अपनाई गई है। यानी उस विधेयक पर राज्यसभा में भी तीनों वाचन होंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन होंगे। इसके बाद राज्यसभा भी यदि विधेयक को स्वीकार कर लेती है तो वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेता है। ये विधायी कार्य यानी संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। लेकिन बच्चों, यहाँ दो बातें और आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक सदन में, लोकसभा में विधेयक पारित हो जाता है, इसके बाद राज्यसभा में हो जाता है। राज्यसभा को उस विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए अधिकतम 6 माह का समय प्राप्त होता है। 6 माह में वो उस विधेयक को स्वीकार ना करे या ऐसे संशोधन कर दे जो लोकसभा को स्वीकार ना हो, तो दोनों सदनों में गतिरोध हो जाएगा। यानी लोकसभा ने उसे पारित कर दिया, राज्यसभा उसे उस रूप में पारित नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और मतदान के द्वारा फैसला होगा। और आप जानते हैं, कल आपने संगठन पढ़ा था, इसका संरचना पढ़ी थी। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होती है राज्यसभा की तुलना में, इसलिए मतदान में जीत लोकसभा की ही होगी। यानी विधेयक, साधारण विधेयक उसी रूप में पारित होगा जिस रूप में लोकसभा उसे पारित करना चाहती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर दोनों सदन उस विधेयक को पारित कर देते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकृति के लिए भेजते हैं, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह पॉकेट वीटो प्राप्त नहीं है, जेबी निषेधाधिकार। फिर भी राष्ट्रपति एक बार उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास पुनः लौटा सकता है कि भाई इस विधेयक पर पुनः विचार विमर्श कर लें, ये संशोधन कर लें। संसद उस पर पुनर्विचार करके, जरूरी हुआ संशोधन करके या बिना संशोधन करे भी अगर दोबारा उसे राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी ही होती है। देखिए बच्चों, आपने विधायी कार्य पढ़े, आपने पहला पॉइंट, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कानून निर्माण। संसद में किस प्रकार कानून निर्माण किया जाता है वो सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। वापस आप देख लीजिए, 3 स्तर होते हैं, 3 प्रक्रियाएं होती है। विधेयक एक सदन में, फिर विधेयक दूसरे सदन में, और फिर विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। एक सदन में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस पर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया होती है।
प्रवर समिति का गठन द्वितीय वाचन जो है उस पर स्तर पर किया जाता है। अब आपका वित्तीय कार्य, देखिए हमारे लोकतंत्र में कहावत है कि जनता के धन पर जनता के प्रतिनिधियों का अधिकार होना चाहिए। इसलिए संसद को, भारतीय संसद को वित्तीय क्षेत्र में काफ़ी शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्र का बजट, यद्यपि जो बजट है हमारा राष्ट्र का बजट वो कार्यपालिका द्वारा निर्मित किया जाता है, कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता है, लेकिन उस बजट को स्वीकृति संसद द्वारा ही प्रदान की जाती है। संसद की स्वीकृति के बिना बजट लागू नहीं माना जाता है। दूसरी बात हम कर रहे हैं यहाँ, जैसे विधेयक की हमने बात करी थी, साधारण विधेयक की, यहाँ पर आ जाएगा आपका वित्त विधेयक या धन विधेयक। कोई भी धन विधेयक वो संसद में पेश किया जाता है, संसद में भी सिर्फ लोकसभा में। वित्त विधेयक या धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किए जाने के बाद वो विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को वित्त विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए मात्र 14 दिन का समय मिलता है। इस अवधि में भी यदि राज्यसभा उस विधेयक को स्वीकार ना करे तो भी वो पारित मान लिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति इस पर धन विधेयक पर पूर्व में ही ले ली जाती है, प्रस्तुत करने से पहले ही ले ली जाती है। ये दूसरा कार्य है वित्तीय। अब आप देख रहे हैं तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, संसद में से। पहले वाली क्लासों में आपको बताया जा चुका है कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हमारे यहाँ लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। इन 543 में से जो राजनीतिक दल 272 यानी स्पष्ट बहुमत से, स्पष्ट बहुमत प्राप्त जो राजनीतिक दल होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वो व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री अपने ही दल में से कुछ लोगों को मंत्री पद पर नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है। वही मंत्रिपरिषद, उसी मंत्रिपरिषद को आप कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका का निर्माण लोकसभा में से हो रहा है। लोकसभा किसका अंग है? संसद का। तो यानी कार्यपालिका का निर्माण लोकसभा, ये यूँ कह सकते हो, संसद में से हो रहा है। भारत में कार्यपालिका का निर्माण संसद में से किया जाता है। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद कार्यपालिका से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव द्वारा नियंत्रण करती है। अगर फिर भी कार्यपालिका अपनी मनमानी करे तो व्यवस्थापिका के पास, संसद के पास एक अंतिम हथियार और है, अविश्वास प्रस्ताव। संसद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को समय से पहले पदमुक्त कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना आप, अविश्वास प्रस्ताव संसद में सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इस तरीके से संसद कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है।